मेरी जेल यात्रा। मैं किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते जेल चला गया, या यूं कहिए कि कुछ लोगों ने मिलकर, खास करके उनमें ब्राह्मण थे, हमारे ही समुदाय के लोग थे, हमारे ही कुछ जाने पहचाने लोग थे, अपने ही लोग थे, उन लोगों ने मिलकर दलित अत्याचार अधिनियम के तहत, चूँकि मुखिया पासवान था, दलित अत्याचार अधिनियम के तहत हम पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और हमको जेल भेज दिया गया। वैसे बचपन से ही मुझे जेल जाने की इच्छा थी, जेल देखने की इच्छा थी। क्यों थी? क्योंकि जब मध्य विद्यालय चिकना में हम पढ़ते थे तो उस समय शिक्षकगण पढ़ाते थे क्रांतिकारियों सब के बारे में, महान महान नेताओं के बारे में, कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी किस तरह से जेल में रहे, चाचा नेहरू कितने दिन जेल में रहे, सुभाष चंद्र बोस जी कितने दिन जेल में रहे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे आदि क्रांतिकारियों और नेताओं के बारे में जब पढ़ाया जाता था तो उस समय ऐसा मन में आता था भाव हमको कि ज़रा हम भी देखें जेल में क्या होता है, किस तरह से जेल में रहा जाता है, कैसा खाना पीना होता है। मैंने आदि आदि मन में इच्छाएं होती थी। प्रभु ने सुना और हमें जेल मिल गई। मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं। नमस्कार, मैं राजेश झा। मधुबनी जिला के फुलपरास अनुमंडल के घोंघरडिहा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज चिकना के वार्ड नंबर 10 का मैं लगातार 3 बार वार्ड सदस्य रहा, 2001 से 2016 तक। 2006 में चिकना पंचायत मुखिया पद के लिए आरक्षित हो गया। SC ST के तहत जो अभ्यर्थी आते थे उन्हीं का नामांकन होना तय था, वही लोग मुखिया बन सकते थे, जिनमें रामचंद्रा पासवान मुखिया बना। हमारा पूर्ण सहयोग था। लोगों ने हमसे मुलाकात की, आश्वासन दिया कि इनको आप मुखिया बनाइए, आप उप मुखिया बनेंगे। बाद में वो लोग मुकर गए, हमको उप मुखिया नहीं मिला, ऊपर से जेल मिला। ये विश्वासघात के बारे में हमने 28 मई को पोस्ट डाला हुआ है। जिनको इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 28 मई का मेरा पोस्ट देख सकते हैं, विश्वासघात से संबंधित पोस्ट है। खैर उसको छोड़िए, जेल यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। तो मुखिया रामचंद्रा पासवान का जब शपथ ग्रहण हम लोग का हो गया, तब 10/9/6 को पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें लगता है, मुझे शायद ध्यान है कि पंचायत समिति सदस्य शायद अर्जुन राय भी उपस्थित थे, लेकिन थे या न थे जो भी हो, तो 10/9/6 को पहली कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। रामचंद्रा पासवान की अध्यक्षता में हुई थी। तृप्त नारायण प्रसाद पंचायत सचिव थे। जब बैठक हुई तो उसमें तृप्त नारायण प्रसाद ने प्रस्ताव लिखा। हालांकि प्रस्ताव लिखने से पहले बहस हुई सभी वार्ड सदस्यों के बीच, जो क्या किया जाए। कुछ पैसा आया है, कितना पैसा आया है ये ध्यान नहीं है हमको। पैसा आया है, 16 लाइट लगवाई जाए, या पंचायत सचिव ने ऐसा कह दिया कि आप लोगों को जो भी इच्छा हो, जो भी सहमत हो, एक राय बनाइए या किस में पैसा खर्चा करेंगे वो बताइए। तो लोगों ने कहा कि नहीं, 16 लाइट तो एक ही लगाएंगे हर वार्ड में। उन्होंने पंचायत सचिव ने कहा था कि एक 16 लाइट लगाया जाएगा हर वार्ड में। तो आम सदस्यों ने राय दिया अपना। हम खामोश रहे, भाई देखते हैं, नया कार्यकारिणी की बैठक है, देखते हैं कैसे लोग सब बोलते हैं। नए नए वार्ड सदस्य, चूँकि हम तो 5 साल आ चुके थे वार्ड सदस्य होकर के, फिर ये मेरा दूसरा टर्म था। तो सभी सदस्यों ने ये निर्णय लिया, वार्ड सदस्य ने, कि नहीं, एक 16 लाइट के बदले इससे अच्छा होगा कि 4-5 चापाकल ही लगा दिया जाए। चापाकल सड़क सब पर नहीं है। तो ये ऐसा सबका भाव था। तो सब लोगों ने आपस में कहा भाई ये तो अच्छी बात है, लगा दो। तो एक 16 लाइट कितने का आता है? तो बोला 30-35 हज़ार का, जबकि ये गलत था। उस समय जहाँ तक मुझे याद है 10 से 12 हज़ार रुपया में एक अच्छे 16 लाइट अच्छी तरह से मिल जाता था, अच्छी कंपनी की। उसे ये लोग चाहते थे 30-35 हज़ार का बिल बना के देंगे। तब प्रस्ताव लिखा गया
पंचायत सचिव तृप्त नारायण प्रसाद ने अपने कलम से कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारिणी बही पर प्रस्ताव लिखा। क्या लिखा? प्रस्ताव संख्या 1, 10/9/6 को याद रखिएगा। लिखते हैं, उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया कि पंचायत में सोलर लाइट नहीं लगाया जाएगा। इसके बदले किसी अन्य योजना में राशि लगाई जाएगी जो जनहित के लिए लाभदायक होगा। बाद में पंचायत सचिव ने क्या किया? मुखिया से सहमत लेकर के मिलकर के नहीं शब्द को काट दिया। उसकी रजिस्टर की फोटोकॉपी हमने आरटीआई के माध्यम से, सूचना अधिकार के माध्यम से मंगाया है। उसमें हमने पदाधिकारी को दिखाया था, जो बाद में जांच हुआ था, जांच के लिए आए थे पदाधिकारी, हमने दिखाया था। नहीं शब्द को काट दिया। अच्छा, उसमें ये भंडा कब फोड़ हुआ? क्या हुआ था? 10/9/6 को बैठक हुआ, 8/9/6 को पहले 2 दिन पहले ही इन लोगों ने 1 लाख रुपये का चेक काट के रख लिया कि अब तो बस मलपुआ खाना है, अपना राज हो गया। चेक संख्या 608830, ध्यान रखिएगा, चेक नंबर 608830, 8/9/6 को 1 लाख रुपये का चेक काट दिया। बैठक कब हुआ था? 10/9/6 को। ये क्या है? ये गबन का नियत नहीं है, ये बंदरवान का नियम नहीं है, तो क्या है? प्रस्ताव पास भी नहीं हुआ, आपने चेक काट दिया। है रे जो कुछ। तो इसकी जानकारी हमको मिली तो कहा ठीक है, देखते हैं, चेक काट दिया तो क्या हुआ, देखते हैं। चापाकल का निर्णय हुआ है तो क्या होता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सोलर लाइट लगाना शुरू किया। कहाँ से लगाना शुरू किया? तो बेहरारी से, 1 नंबर वार्ड से, चूंकि वो भी पासवान का बस्ती है। लेकिन सभी सदस्य ये निर्णय ले लिया था कि नहीं लगाया जाएगा, उसके बदले अन्य योजना में लगाया जाएगा। लेकिन जब चापाकल की बात सभी सदस्य ने कहा था, तो ये चापाकल की बात उसमें नहीं लिखी गई। बोला ठीक है, आगे विचार करेंगे, देखेंगे क्या होता है। जब ये लगा दिया सोलर लाइट तो हमको थोड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ, थोड़ा गुस्सा भी हुआ। कह रहे, जब इतने सदस्यों के बीच पूरे सम्मत से, सर्वसम्मत से पास हुआ कि नहीं लगाया जाएगा, तो फिर सोलर लाइट क्यों लगाया जा रहा है? ये तो सरासर दबंगता है। इसमें कुछ दबंगों की मिली भगत थी कि इसमें ज़्यादा मुनाफा आ रहा है, ज़्यादा कमीशन आ रहा है। 10-12 हज़ार रुपये की सोलर लाइट 30-35 हज़ार में का बिल बनेगा, इसमें ज़्यादा मुनाफा आएगा, लूट के खाएंगे। अरे राजेश झा भी बैठा हुआ जिंदा है, लूट के कैसे खा लोगे भाई? हाँ, कुछ खा पी लो, अलग बात है। तो हमने बीडीओ घोड़िया को एप्लीकेशन दिया, आवेदन जाके दिया कि महोदय ये समस्या है। आप बैठक की जो पंजी है वो देख सकते हैं। 10/9/6 को बैठक हुई थी, नहीं सबको काट दिया इन्होंने, जबकि 2 दिन पहले चेक काटा हुआ 1 लाख रुपया का सोलर लाइट लगा दिया जा रहा है और घटिया सोलर लाइट लगाया जा रहा है। जबकि 10-12 हज़ार रुपये की सोलर लाइट है, 30-35 हज़ार रुपया बिल बना करके सोलर लाइट लगाया जा रहा है। इस तरह की बातें हमने वीडियो की दी। ये खबर पेपर में निकला। पेपर में किस विषय से निकला? सोलर लैंप में अनियमितता की जांच के आदेश विषय से प्रकाशित हुआ 12 नवंबर 2006 को हिंदुस्तान समाचार पत्र के पेज नंबर 6 से ये खबर प्रकाशित हुई। थोड़ी गर्मी आई पंचायत में, जो अब देखते हैं क्या होता है। ई बाई निश्चित है सबका सिटी-पिटी गुम हो गया, तो थोड़ा सहम गया, क्योंकि वहाँ दबंगों का राज चल रहा था। अभी भी दबंगों का ही राज है। चिकना पंचायत में दबंगों का राज है, कोई भी मुखिया बन जाए। उसके बाद हमने क्या किया कि ये सोचा कि भाई देखो, पहली ही बार है हमारा, उपमुखिया संयोग से पासवान था, हमको तो उपमुखिया नहीं बनने दिया ब्राह्मण ने। सोचा अगर ये उपमुखिया बन जाएगा तो यूँ समझ लो कि मुखिया बन जाएगा। बाद में अविश्वास प्रस्ताव लगा कि ये मुखिया बन जाएगा तो फिर सबका नाक कान कट जाएगा, सबका सिटी-पिटी गुम कर देगा राजेश झा। इसको इसलिए किसी भी हाथ में उपमुखिया नहीं बनने देना है।
इस संबंध में हमने पोस्ट डाला हुआ है, मैं पहले बोल दिया हूँ, 28 मई को आप पढ़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, तो उप मुखिया चिकना के ही थे भोला पासवान जी, उनको हमने आगे क्या कि देखिए आप, हम लोग का नेता आप ही हैं, आप उप मुखिया हैं, आपके पीछे पीछे हम लोग हैं, आपकी अगुवाई में कुछ होना चाहिए, अगर ये अनियमितता आप जान रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है उप मुखिया जी, ऐसा ऐसा मुखिया जी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने हामी भरा, उप मुखिया पासवान जी नहीं, राय जी सही बात कर रहे हैं, और वो वार्ड सदस्य को सहमत में लिया। सभी वार्ड सदस्य, जो बात है हकीकत, झूठ नहीं बोलूँगा, हमारे बात से सभी वार्ड सदस्य सहमत होते थे। हाँ, ये अलग बात है कि बीच बीच में हमसे छिटक जाते थे, लोभ लालच के कारण लोग बोलते थे या उनके वार्ड करे राजेश झा के चक्कर में पड़ता है, वो न खाएगा न खाने देगा, सब मर जाओगे, इसीलिए उसका चक्कर छोड़ो, अपना कुछ जो मिलता है कमीशन वमीशन लो, मुखिया के पक्ष में रहो, काम करो। लेकिन बात मानता था। तो उप मुखिया की अगुवाई में हम लोगों ने मिलकर एक फिर आवेदन बीडीओ साहब को दिया। मुखिया पर मनमानी का आरोप विषय से ये समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ, पेज नंबर 6 से 26 अगस्त 2008 को। तो फिर कुछ हलचल आई, गर्मी आई पंचायत में कि भाई अब तो उप मुखिया पासवान पे आगे कर लिया है राजेश झा। थोड़े दहशत हुआ बिचौलियों में, दबंगों में। उसके बाद हमने क्या किया, फिर उप मुखिया को आगे करते हुए हम बोले कि मुखिया जी ये अब नहीं चलेगा सिस्टम, हम चाहते हैं कि आप ही मुखिया बने, इन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाइए, मुखिया रामचंद्र पासवान पर आप मुखिया बन जाइए, आप लोग का हम साथ देंगे, ये बहुत अनियमितता है, कोई भी काम करते हैं हम लोग को नहीं पूछता है, सब बोलता है वो सही है। तो हम लोगों ने 1500 लोगों का हस्ताक्षरित आवेदन जनता दरबार जिला पदाधिकारी को दिया, जनता दरबार में जा करके। इसका समाचार निकला हिंदुस्तान समाचार पत्र पेज नंबर 5 से 4 अक्टूबर 2008 को। विषय था मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव। हम लोगों ने उप मुखिया भोला पासवान की अगुवाई में 1500 लोगों का हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन मधुबनी जिला कार्यालय समाहरणालय जनता दरबार में जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया, जो मुखिया पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाए। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत खलबली मच गई, मुखिया को डर हो गया। ये कब का मामला है, अक्टूबर 8 6000 से मामला चलता आ रहा है। इस बीच में हमने ढेर सारे अन्य मामलों पर आवेदन दिया, सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगा, तो मामला यानी पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा था। तो ऐसा लगा कि नहीं अब ये मुखिया रामचंद्र पासवान फंस जाएगा, इसी जेल हो सकती है। तो उस समय हमको याद है शायद प्रखंड विकास पदाधिकारी घुमडिया थे आनंद प्रकाश। आज तक ऐसा भ्रष्ट वीडियो हमने नहीं देखा, यकीन मानिए। घुमडिया प्रखंड में आज तक जितने भी वीडियो आए उनमें सबसे भ्रष्ट वीडियो थे आनंद प्रकाश। लेकिन कलम का बहुत तेज था बंदा, दिमाग का बहुत तेज था। अरे एक पैकेट शिखर पर हो, उसमें शिखर की बहुत चलती थी गुटखा, एक पैकेट शिखर पर वो दस्तखत कर देते थे बिचौलियों के कागज पर। तो जब हमने बहुत सूचना अधिकार के तहत कागज मांगा, इधर अविश्वास प्रस्ताव का मामला उजागर हुआ, तो ऐसा लगा जो मुखिया रामचंद्र पासवान अब फंस जाएगा। तो प्रखंड कार्यालय से भी कुछ प्रखंड स्तर के छोटे मोटे जो नेता थे, छोटे मोटे नेता थे जो मुखिया है, तो उनके जो संपर्क में थे वो लोग मिल करके ऐसा बोला कि नहीं, राजेश झा अगर नहीं टूटता है तो इसको फंसाओ, नहीं झुकता है तो इसको फंसाओ, क्योंकि सब जान चुका था राजेश झा ईमानदार है, वो एक पैसा घूस नहीं लेता है और न किसी को देता है, किसी पदाधिकारी को काम करने के लिए। वो सिर्फ लिखता है, उसको लिखने का शौक है, वो लिखता बहुत है, और वो प्रखंड कार्यालय से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक आवेदन लिखता है। वो निडर है, निधोक बोलता है, आवाज़ उसका बुलंद है, बोल्ड आवाज़ है, वो झुकेगा नहीं।
उसका एक ही उपाय है कि मुखिया रामचंद्रा जी, आप पासवान हैं, हरिजन एक्ट के तहत उसे फंसाइए किसी भी तरह से, नहीं तो हम लोग सब फंस जाएंगे। ऐसा प्रखंड कार्यालय में माहौल बना। रामचंद्रा पासवान जी, चूंकि हम बहुत सूचना मांगते थे, ध्यान रखिएगा, हम सूचना अधिकार तक बहुत सूचना मांगते थे, इस पर बहुत कागज ऐसा था जो इलीगल था। कहीं कोई आम सभा नहीं, ग्राम सभा नहीं, कहीं कोई कार्य नहीं, मिट्टी का कहीं नामो निशान नहीं, और उसमें लिखा था यहाँ यहाँ मिट्टी गिराया गया, इतना ट्रैक्टर इतना टेलर मिट्टी गिराया गया, ये सब समस्या था। तो ऐसा मामला जब हुआ तो मुखिया शायद बोला होगा, तो इन लोगों ने, हमको लगता है मुखिया तो अपने मालिक के सबके पास बोला होगा। उन लोगों का मालिक था ये मोहन चंद झा जी, मुरलीधर ठाकुर, लड्डू बाबू जी, भैरव ठाकुर जी। तो हम, चूँकि मोहन चंद झा जी बहुत अच्छे वकील हैं, हमको लगता है उन्हीं ने ही ड्राफ्टिंग की होगी। और मुखिया ने 18 अक्टूबर 2008 को हम पर एफआईआर दर्ज कर दिया। दलित अत्याचार अधिनियम के तहत हम पर एफआईआर दर्ज हो गया। इस पर थोड़ी बीच में गैप देते हैं, हमको ऐसा लगता है। तो जब ये एफआईआर दर्ज हो गया, हमको सूचना मिली कि आपके ऊपर हरिजन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो गया है। तो लोग आकर के भयावह रूप में बोला, मैं हरिजन एक्ट, मतलब ये क्या होता है? तो ये बहुत गंदा एक्ट है राजेश जी। इसमें एक समस्तीपुर में ही जेल है, उसमें जो हम सुने थे वो बता रहे हैं। इससे पहले आप वहीं जेल होगा अगर इसमें गिरफ्तार आप हो जाएंगे। ये बहुत गंभीर मामला है। तो हमारा सीधा दिमाग गया कि ये कुछ नहीं, ये मोहन चंद्र झा का कमाल है। चूँकि अच्छे अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उन्होंने ड्राफ्टिंग की होगी। अगर मैं थोड़ा दर की बातें मान लेता हूँ, उन्होंने नहीं की। उनको राय विचार तो लिया होगा मुखिया, निश्चित रूप है। बिना राय विचार लिए मुखिया एफआईआर दर्ज कर ही नहीं सकता है। अगर उन लोग गंगा जी में भी खड़े होकर बोल देंगे कि राजेश झा, हमको ये नहीं मालूम था कि मुखिया ने एफआईआर दर्ज की है, तो हम नहीं मानेंगे। चलो मान लो आपने नहीं लिखवाया, पता चला बाद में आपको जो मुखिया ने एफआईआर दर्ज करवा दिया, तो क्या आप लोगों ने मुखिया को कहा कि भाई रामचंद्र पासवान जी, मुखिया जी, राजेश झा को काहे गलत में फंसा रहे हैं? वो तो ऐसा नहीं कर सकता है बंदा, वो गाली गलौज करने वाला नहीं है, वो अच्छे खानदान से बिलोंग करता है, शिक्षित परिवार है, कलम का तेज बंदा है, अलग बात है। आज तक कभी ने उसके मुंह से गाली कोई सुना है? चिकना पंचायत में जितने भी जात के लोग हैं, कोई बता दे, पासवान से ही कोई लोग बता दे हमको, राम हैं, सदाए हैं, मंडल हैं, जो भी हैं, साफी हैं, कोई हमको बता दे आज तक के इतिहास में, बचपन से लेके आज तक कोई राजेश झा के मुँह से एक शब्द, कोई असभ्य भाषा सुना होगा, गाली सुना होगा? हम बोलते हैं बोल्ड आवाज़ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ, अनियमितता के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ बोलते हैं और लिखते हैं, लिखते आए हैं और लिखते रहेंगे जब तक हमारी जान में जान रहेगी, हमारी शरीर में सांस रहेगी, तब तक हम लिखते रहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन किसी ने तो नहीं कहा कि नहीं मुखिया जी, ये गलत बात है, आपने उप मुखिया हम लोगों ने उसको बनाया नहीं, ऊपर से आप झूठा मुकदमा में उसे धकेल लेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, आप वापस हो जाइए। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो, लेकिन उन्होंने, किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब है आप लोगों की सहमति थी कि ये जेल जाए। लोग सोचा क्या कि अच्छे कुल खानदान परिवार के आदमी हैं, जेल के नाम पर ये डर जाएगा, ये झुकेगा, हमारे कदमों में गिरेगा। यानी जो ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण थे, संस्कारी ब्राह्मण लोग को हुआ, जो मुखिया को गाइड कर रहे थे, ये झुकेगा, हमारे पैर पर आएगा। हम लोग यही कहेंगे कि तुमने सूचना अधिकार के तहत जो भी आवेदन दिया है उसको वापस लो, हम एफआईआर वापस लेते हैं। इन लोगों का सिर्फ यही एक मकसद था। ये हमारे कान तक आवाज़ आई, ये इन लोगों का मकसद है। हमने कहा कि राजेश झा टूट सकता है, मिट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। प्रभु कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और मैं कोई गुनाह नहीं किया।
तो मैं निश्चिंत हो गया कि मैं इन लोगों के समक्ष झुकूंगा नहीं, जेल जाऊंगा तो जाऊंगा। हमने थाना से संपर्क किया। थाना का ने कहा अभी कुछ नहीं। हम उनको सिर्फ एक ही बात बोली, महोदय मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बिना लिखित में गए थे, ऐसे ऐसे सुने हम। उन्होंने बोला हाँ आपको बता दूं, तो उस समय थाना अध्यक्ष थे, थाना प्रभारी, जिनको दरोगा हम लोग बोलते हैं, नईमुद्दीन अंसारी दरोगा थे। हमने कहा सर एक ही बात ध्यान रखिएगा, जब आपको गिरफ्तार करना होगा हमें, तब हमें आप बुला दीजिएगा दिन को, रात को हमारे घर पर रेड मत कीजिएगा, ये हमको अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये कहा था। लेकिन जब खैर जो कुछ, ये हमने स्वीकार कर लिया, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। हमने फिर मौखिक का क्या गया, फिर हमने क्या किया, हमको तो लिखने का शौक था ही है ही, तो हमने थाना प्रभारी घोगडिया, डीएसपी फुलपरास, जिला अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एसपी साहब मधुबनी और पुलिस महानिदेशक डीजीपी साहब पटना को हमने आवेदन रजिस्ट्री के माध्यम से लिखा, रजिस्ट्री कर दिया कि ये हमको गलत फंसाया जा रहा है, आप इसमें जांच करें, उसके बाद हमको गिरफ्तार करें। इस तरह का आवेदन हमने लिखा। इसकी एक सूचना ये प्रभात हिंदुस्तान समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ। अनियमितता की जांच की मांग 6 नवंबर 2008 को उसमें निकाला। उसके बाद हमने फिर डीआईजी दरभंगा समाहरना, ये क्या कहते हैं, कमिश्नरी में, सो शुक्रवार को उस समय होती थी आम सभा, ये क्या कहते हैं जनता दरबार लगता था। और ये समाहरणालय मधुबनी में बृहस्पतिवार को, मंगलवार को शायद थाना में, बुधवार को शायद अनुमंडल स्तर पर, इसी तरह के दिन सप्ताह में एक लगता था, जिसमें हमको याद है पूरी तरह से, क्योंकि हम कई बार जिला जाते थे, जिला कार्यालय डीएम के पास आवेदन लेकर के, तो गुरुवार को वहाँ लगता था। और हमने पता किया तो ये मालूम चला कि शुक्रवार को दरभंगा में कमिश्नरी में जनता दरबार लगता था। तो हम जनता दरबार गए थे डीआईजी को आवेदन देने, लेकिन उस दिन नहीं थे, कमिश्नर साहब सब नहीं थे, डीआईजी साहब सब नहीं थे, तो बाला बाबू जी थे वहाँ के, उन्होंने आवेदन हमसे ले लिया। इसका समाचार निकला 4 सितंबर 2008 को हिंदुस्तान समाचार पत्र पेज 6 से, न्याय की गुहार। ये जितना समाचार पत्र मैं बोल रहा हूँ प्रकाशित समाचार है, सब आप देख सकते हैं, इसमें आप आगे पढ़ सकते हैं। उसके बाद 27 दिसंबर शनिवार की रात हमारी गिरफ्तारी हो जाती है। ये 18 अक्टूबर 2008 को एफआईआर दर्ज हुआ और 27 दिसंबर 2008 को हमारी गिरफ्तारी हो जाती है। इस बीच में हम, ये डर था, रात को हमको अच्छा नहीं लगता था गिरफ्तार हो जाएंगे, कहीं कि हम अगल बगल में सोते थे किसी दरवाजे पर जाकर के। लेकिन पता नहीं, उस रोज़ कोई कहता है कि खबर मिल गया थाना को, जो बंदा वहीं पे है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चर्चा हम बाद में सुनाएंगे। रात में हम सोए थे घर में बीवी बच्चा के साथ। 27 दिसंबर की रात, शनिवार की रात थी। 1:30 बजे में थाना की गाड़ी आ गई। थाना की गाड़ी स्टेशन पर ही थी। हमारे घर के चारों तरफ घेर लिया गया। आंगन का जो गेट था वो खटखटाया गया। हमारे पिताजी बोलते हैं कि राजेश झा नहीं है। तो पुलिस ने बाहर से आवाज़ दिया, ठीक है नहीं है तो नहीं है, आप एक बार गेट खोलिए, हम देख लेंगे, फिर हम चले जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई ये कहने से अब तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तो गेट खोलेगा ही, चेक करेगा, तो काहे थू लुलू करेंगे। हमने सीधे कहा भग खुला। हम कहा नहीं सर, मैं हूँ, घर में हूँ, मैं आ रहा हूँ, रुकिए। पिताजी ने गेट खोला। फिर उन्होंने अंदर, जब आंगन के बाहर आया, आंगन में आया दरोगा पुलिस, बरामदे पर आया तो बोला, राजेश जी आप अपना चेहरा दिखा दीजिए, उसके बाद आप अपना ड्रेस व्रेस पहनते रहिएगा। मैंने बोला सर मैं आ रहा हूँ,
ठंड का समय था, स्वेटर वेटर पहन लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ। उसने बोला एक बार आप गेट खोल दीजिए, मैं आपका चेहरा देख लूँगा, फिर आराम से आप कपड़ा पहनिएगा, फिर आइएगा। मैंने गेट खोला, उन्होंने टॉर्च से देखा, अच्छा आप ही हैं? हाँ ठीक है, आप पहनिए। मैंने स्वेटर वेटर जो था वो पहना, गीता लिया, गीता मैं पढ़ता था। आपको ये भी बता दूं कि 6 जून कब ये एक गीता वाला भी हमने 6 जून को पोस्ट किया हूँ, जो गीता माता कैसे मेरे ज़िंदगी में आई। भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान ने गीता हम का उपदेश हमको कैसा दिया, इस तरह का पोस्ट हमने 6 जून के किया हुआ हूँ। चूँकि विश्वासघात हुआ था, उसके बाद हमको गीता हाथ में आ गया। जब मन टूट गया पूरे इंसान से, तो गीता अपने आप हमारे समक्ष आ गए। तो हमने स्वेटर पहना, गीता लिया और चल दिया। मुझे याद है सिर्फ इजोरिया चांदनी रात थी, गया, घर में लोग रोने लगे थे, स्वाभाविक है, बीवी बच्चे सब रोने लगे, माता हमारी रोने लगी, तो लोग सब जग गया, स्टेशन तक गया, फिर हम चले गए। लेकिन एक बात बता दूं आपको, मैं कितनी क्षुद्रपना है। जब एक ये है आगे ठरबितिया के पास एक बस्ती है, वहाँ होकर गाड़ी गई थी, तो ठंड का समय था, वो उपला बोलते हैं गोबर का, हम लोग चिपरी गोईठा बोलते हैं। वो पुलिस वाला लोग थोड़ा उठा लिया था वहाँ से, अब भर लिया गाड़ी में। हम कह देखो, एक तो ये पकड़ने आया है चोर को, और ये खुद चोरी कर रहा है, तो खैर जाने दीजिए। हम जब थाना पर पहुँचे, हम बोले सर पानी पीना है, हम चापाकल की तरफ बढ़े, जैसा सब हमको याद है वो बता रहे हैं। तो थोड़ा दरोगा जाने लगे पीछे पीछे पुलिस, हमको नहीं सर जान, हम भागेंगे, अब कहाँ, आप कहाँ भागेंगे, आप रहिए मैं आ जाऊँगा। फिर मैं पानी पिया, फिर गया। वो जाड़ा का ठंड का समय था, कुहासा था, वो पुआल का लगा हुआ था बेड, अंदर में एक चादर दिया, अपना चादर ओढ़ के गए थे, रात बिताए। सवेरे थाना अध्यक्ष झलफली ही था, तो आया स्नान जो कुछ वर्दी पहन करके थाना पर, मैं अंदर में था। तो किसी को फ़ोन किया नईमुद्दीन अंसारी ने, जे साहब जी पकड़ के ले आए बंदा को बड़ी मुश्किल से। चूँकि हमको आज इसको पकड़ने का इरादा नहीं था, गए थे और राउंड में, लेकिन सोचे एक बार चेक कर लेते हैं, लेकिन धरा गया, बंदा आ गया। मैं समझ गया कि वो जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उन्हीं में से किसी एक को ये बोल रहे हैं। उसके बाद चूँकि 27 को रात में गिरफ्तार हुए, 28 को संडे था। हमारे साथ उस रोज़ गांव के बहुत आदमी आए थे थाना पर, मंटू काका जी थे, सुरेंद्र जी थे, और उतना ध्यान नहीं है प्रभु की दया से, हमारे तो पिताजी तो थे ही, बहुत आदमी आए थे घोंडिया थाना पर। उसके बाद रेल से जब गए, ट्रेन से 7:30-8 बजे ट्रेन आती थी निर्मली से उस समय, तो हम थे, हमारे पिताजी थे और सुरेंद्र अंकल थे। जो बात है, महेंद्र मंडल जो हमारे गांव के चौकीदार हैं वो थे, और एक चौकीदार और था। तो हम लोग झंझारपुर जेल के लिए रवाना हुए। चिकना स्टेशन पर गाड़ी जब रुकी, बहुत ढेर सारा लोग आया, ढेर सारा लोग। उसमें 2 तरह के लोग थे। एक तो वो लोग थे जिनको कष्ट था, राय झा आम जनता का कष्ट था, जो जा रहा है, देखें कैसा मूड है। और एक वो लोग थे जिसको अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। उन लोगों में से छुट भैया लोग थे, मेन लोग नहीं आए, मेन लोग तो बाहर ही थे, वो लोग तो नज़र मिला ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको अंदर से खुशी होती थी, गया अच्छा हुआ, बहुत लिखता था, उसको मना करते थे, मत लिखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना मत लिखो, अरे तू भी खाओ, दूसरे को भी खाने दो, लेकिन नहीं माना, जेल जा रहा है, जाने दो, चाहे जो कुछ। बुलबुल जी पान लेकर के आए, पान दुकान है उनका। फिर जो कुछ बात हुई, चले वहाँ गए, झंझारपुर होटल में खाना खाए, हम सुरेंद्र अंकल सब खाना खाए, फिर जे गए, कोर्ट बंद था। तो लगभग 3-4 के आसपास हम जेल के अंदर गए, वहाँ चेकिंग हुआ। पान हमको, उस समय पान बहुत खाते थे, अब तो कुछ नहीं खाते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं, पूरे निर्विकार हैं। तो पान हम 6-7 ठो लगा करके सुरेंद्र अंकल जी दे दिए थे हमको, ये रख लीजिए बुआ, काम आएगा। जो बात है, जो जिसने किया है उसका गुणगान तो गाना ही पड़ेगा। तो वो साथ में थे, तो जेल तक गए, फिर वो चले गए। जब जेल के अंदर गए तो रात में से वो लोग कैदी लोग कहते हैं जेल के अंदर जो इच्छा थी देखने की कैसी थी, मांग रहा था वो पैसा। बोले पैसा काहे का जी,
हम तो पैसे के कारण जेल आए हैं, तो नहीं तो पैसा लगता है। हमें ठीक है देखेंगे। सुबह हुई शाम हुई, अपना हम नियमित टाइम था मेरा 5 बजे 6 बजे 5 बजे शायद वो फाटक खुल जाता था कैदी का। सीधे जाते थे, दौड़ के बाथरूम गए, स्नान किए, और एक पेड़ है वहाँ पर बहुत बड़ा, वहाँ बजरंगबली का एक मंदिर है जेल के अंदर, झंझारपुर उपकारा जेल के अंदर। 28 दिसंबर 2008 को हमने जेल गया था। तो नियमित हमारा ये नियम था अपना, सीधे जेल उठते थे, बाथरूम गए, स्नान किए, उतनी ठंडी में चादर ओढ़े, गीता लेके बैठ जाते थे वहाँ पेड़ के नीचे बजरंगबली मंदिर के सामने, पाठ किए, फिर अपना घूमते फिरते थे, कुछ टेंशन नहीं। खाना आज तक हमको नसीब नहीं हुआ, नहीं खाए, क्योंकि जब हम खाना उस सबको परोसते देखते थे तो हमको आश्चर्य लगता था। जब दाल का पतीला ख़त्म हो जाता था तब हम समझते थे कि इसमें दाल था, दाल का दाना दिखता था, यानी पानी ही परोसता था। वो जो बैल भैंस सबको वो क्या कहते हैं, केंर हम लोग बोलते हैं, बांस का रहता है, उस बांस का एक केंर रहता था, उससे ऐसे करके चावल लोगों को देता था कैदी को। माने तरकारी पानी पानी रहता था, पानी के नीचे कभी गोभी बैठा रहता था, कभी आलू वो तैर रहा था, इस तरह का खाना था। संयोग से 10 दिन हम जेल में रहे, घर से ही खाना आता था। बहुत दिक्कत हुआ हमारे माता पिताजी को, खैर जो कुछ, इतना शीतलहरी में। तो जेल में कुछ दिन रहे, तो एक बार हम पुलिस वाले को पूछ दिए, सर जी पोस्टर देखते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है चाय, दूध का चाय, इधर आप लोग लाल चाय देखते हैं। एक पुलिस वाला बोल दिया कि इसीलिए तो आप यही खोजते खोजते तो आप जेल के अंदर आ गए हैं। उन लोग को मालूम चल गया कि भाई ऐसा ऐसा बंदा है। तो जब हमको पैसा मांग रहा था अंदर में, तो एक नाम नहीं लूँगा, एक बहुत दादा थे क्रिमिनल, जिनसे हमको जान पहचान मतलब हुई नहीं, बाद में हो गई। तो वो बोला कोई दिक्कत नहीं ना है। हम जब अपना परिचय दिए तो बोला हमको सर दिक्कत तो है। तो क्या दिए? हमको पैसा मांग रहा है ऐसा ऐसा। तो ठीक है चलिए बोल देते हैं, नहीं मांगेगा। हमको नहीं सर, अगर आप हम पर दया करते हैं तो आप अपने वार्ड में बुला लीजिए। तो बोला ठीक है। बहुत प्रेशर दिया कि तुम आप रहिए, नहीं कुछ कहेगा, लेकिन हम नहीं माना। हम बोले अगर आप हम पर दया करते हैं तो आप अपने वार्ड में हमको बुला लीजिए। उन्होंने अपने वार्ड में फिर रख लिया हमको, फिर हम निश्चिंत हो गए। जेल के अंदर 1-2 दिन कीर्तन भी हुआ था, उसमें ढोलक भी बजाए थे अच्छे से। हाँ, तो सब कैदी भी खुश था, तो भाई बंदा अच्छा है। लेकिन जो कुछ हर तरह का आदमी, और जेल में एक तो ये था जो लंबा सजा पाने वाला था, वो लोग अपने खाना बनाता था। चाय पान की दुकान थी, पान की नहीं, चाय सिगरेट बीड़ी की दुकान थी। हम पुलिस वाले को बोले सर ये सब क्या है? तो हाँ ये लोग क्या लंबा कैदी सब है अपना खाता है, तो ये सब जेल में होता है। उसके बाद क्या हुआ, तो जेल से हम 6 जनवरी 2009 मंगलवार को जेल से रिहा हुआ। चूँकि हमारा इतना डॉक्यूमेंट कागज पुख्ता था कि कोर्ट को पेश किया गया। हमने 2 वकील रखा था, एक परशुराम झा जी जो बहुत दबंग वकील हैं, काफ़ी विद्वान हैं, एक हमारे अंकल थे श्री गोपाल झा जी, स्वर्ग लोग चले गए, उनको नमन करता हूँ। दोनों एक से एक विद्वान थे वकील। मैं कहा ये 2 वकील हमारे रहेंगे। दोनों वकील ने डट के बहस किया, हमारे आवेदन को पेश किया और हमें रिहा कर दिया गया। 6 जनवरी मंगलवार 2009 को रिहा हुआ हम जेल से। तो बहुत सारे कैदी ने मिलकर हमारा जो स्वभाव देखा, वहाँ रहने का, उठने का, बैठने का, गीता पढ़ने का, हम गीता उपदेश भी देते थे जेल में। कुछ लोगों को, वृद्ध लोगों को बैठते थे हमारे साथ, एक से एक आदमी थे, दया भी आती थी। बड़े वृद्ध लोग सब थे, ये बैंक मैनेजर है, ये क्यों है, ये क्या है, कोई गुंडा उंडा भी, छिहत्तरा भी बहुत था। तो जो कुछ हमने 6 जनवरी 2009 को मंगलवार को रिहा हुआ। जब जेल से बाहर निकले तो मैंने खुल के सांस लिए, नमन किए कि भाई जेल की ज़िंदगी तो आखिर जेल की ज़िंदगी होती है। तो बाहर हमारे पिताजी थे, हमारे ससुर महाराज थे, अरुण बाबा थे जो वहीं जया रह के रहते थे झंझारपुर में। सुरेंद्र अंकल भी आए थे जो हमारे साथ जेल आए, जेल देने वक्त आए थे, वो लेने वक्त भी आए थे। उसके बाद हमारे दोनों वकील महोदय माननीय थे, परशुराम झा जी और ये गोपाल झा जी। हमने सबको, सब हम चूँकि हमसे बड़े थे, सबको हमने प्रणाम किया,
आशीर्वाद दिया, वहाँ से फिर घर आए। उसके बाद 14 जनवरी को हिंदुस्तान समाचार पत्र के पेज नंबर 5 से प्रकाशित हुआ महंगा पड़ा अनियमितता का विरोध। पेपर कटिंग आपके पास है, देख सकते हैं। उसके बाद फरवरी 2009 में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दौरा था मधुबनी जिला के धकजरी में। उसमें उनका एक अभियान था जनता के दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, धकजरी आने वाले थे। उस समय ये अनाउंस हुआ कि जिले में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ मांग हो तो आप आवेदन दे सकते हैं, कार्रवाई होगी। आवेदन आप लोग कहाँ जमा करेंगे? तो झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में आप आवेदन जमा कर सकते हैं। तो हमने कहा कि क्या देंगे, अब जो होगा सुगा देखा जाएगा। अब जो दिमाग हमारा थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, चूँकि जेल से आए थे, कि हमने क्या किया क्या पाया, लेकिन अंदर से मैं मजबूत था। हमको चूँकि इंसान मतलब नफरत हो गई थी उस समय, ये विश्वासघाती लोग ऐसे ऐसे दुनिया में हैं। तो हमारे पिताजी ने आवेदन दे दिया झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में जाकर के। मुख्यमंत्री आने वाले थे, मुख्यमंत्री के ये जनता के दरबार मुख्यमंत्री उनका प्रोग्राम था, धकजरी में आने वाले थे। मधुबनी के पास धकजरी है, वहीं पे। तो ये अभियान था जो आप आवेदन दे सकते हैं, कार्रवाई होगी। जो आपकी मांग है, डिमांड है, देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो हमारे पिताजी ने हमसे छुप के आवेदन दे दिया था अनुमंडल कार्यालय फुलपरास में। इसके एवज में ये 31 जनवरी को सरस्वती पूजा था, बसंत पंचमी सरस्वती पूजा था 31 जनवरी 2009 को। तो चूंकि जनवरी वहाँ कि वो उसके बाद से तो थोड़ी थोड़ी गर्मी का आहट आना शुरू हो जाता है, लेकिन ठंड का महीना था। तो हम अपने घर के छत पर फाइलों में उलझे हुए थे, चूँकि जेल से आए ही थे। और होता था क्या क्या फाइल करें कि इस पर कार्रवाई होगा मुखिया पर। तो सारे फाइल लेकर के छत पर जाड़ा लगता था, तो धूप में, वैसे सरस्वती का पूजा था तो पूरा चंदन किए हुए थे। वो गमछा था हरे कृष्णा हरे रामा वाला, धोती पहने हुए थे, बंडी पहने हुए थे, पूरा टाइट। अब फाइलों में उलझे हुए थे घर के छत पर। तो लगभग 2 और 3 के बीच में महेंद्र मंडल और एक पुलिस मोटरसाइकिल से आए, हमारे घर के आगे में लगाए और रायस रायस करके महेंद्र मंडल चिल्लाने लगे। तो लोगों ने पूछा भाई क्या बात है? तो बोला कि नहीं, रायस जी को पहले बुलाइए। तो हमने बोला कि हमारे नाम से कोई आवाज़ दे रहा है। हमने देखी छत पर से, हम बराबू, उन मंडल जी को हम बराबू बोलते थे, चौकीदार थे गांव के, हैं भी, अभी उनके लड़के हैं चौकीदार घोंडिया में, थाना में। तो हम बराबू क्या बात है? अरे जल्दी से आइए, एसपी साहब आए हैं। एसपी साहब क्या करने हैं? अरे आप आइए तो सही। मैं फाइल वहीं छोड़ दिया सारा, सीधा चल दिया। उन बैग पर उन्होंने बिठाया, पीछे में एक महेंद्र मंडल थे, एक पुलिस वाले थे। मैं सीधा गया, मेरे घर के करीब 150 मीटर की दूरी पर पीछे में मेन रोड है, खोपा चिकना बिरोल पथ है। उसमें वो बन ही रहा था। उस समय उसका भी मैंने कई बार आवेदन दिया था प्रधानमंत्री कार्यालय को। उसमें भी पंचायत में भ्रष्टाचार था। तो एसपी साहब गाड़ी लगाए वहाँ चहलकदमी कर रहे थे, बोले यही प्रणाम पाती किए। उन्होंने बहुत कुछ पूछा हमसे। एसपी थे राकेश राठी जी, श्रीमान राकेश राठी जी, एसपी मधुबनी। सब कुछ पूछते पूछते बोला आप उस रात कहाँ थे, क्या कर रहे? हमको सर उस रात तो हम घर पे ही थे, इतनी रात को 8वीं रात में कैसे हम कहाँ आते, यहाँ इतना अंधेरा रहता है, जंगल है। मुखिया ने चूँकि रिपोर्ट लिखाया था, आप थाना ये एफआईआर आपको मैं कॉपी दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं एफआईआर में। इतनी गंदी बात सब लिखाया था। ये सब हमारे ब्राह्मण देवता का मंड है और कुछ नहीं है। तो उसने हमको सर घर पर ही थे तो आप पर एफआईआर, हमको सर गलत है। हमारा एक ही काम है सर जी, हम बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब चोरी किए हो तब ना, हम अपराधी हैं तब ना। हम बोले सर कुछ नहीं, ये सारी अनियमितता करते थे, बिना आम सभा ग्राम सभा का काम करते थे, गलत काम करते हैं, तो हम इनके खिलाफ मैं सब कलम लिखता हूँ, यही मेरा अपराध है। इसके अलावा कोई नहीं। आप पूरी पंचायत में पूछ सकते हैं, आज तक कोई हमारे मुंह से असभ्य भाषा नहीं सुना होगा। हमने ये एसपी साहब श्रीमान राकेश राठी जी को ये बयान दिया। और उसके बाद मुखिया जी रामचंद्र पासवान भी आए और जनता सब वहाँ पे
भोला बाबा मंदिर जो है भजनेश्वर बाबा, उसी के पास बहुत जमा हो गया लोग सब, चूँकि वही शायद स्थल बताया था, वहीं पर हमको मुखिया जी ने बताया था, यहीं पर हमको घेराव किया था, तो वहीं पर थे। बहुत मामला हुआ, बहुत पूछताछ हुआ। उसी समय मुझे कुछ याद है, ऐसा है कि नईमुद्दीन अंसारी दरोगा था, एसपी ने वहीं खड़े खड़े डांट लगाया कि रे नईमुद्दीन, ये बंदा है, ऐसे ही डायरी लिखा जाता है, दिखा दी डायरी कैसे लिखा जाता है। ये एसपी साहब ने बोला था, ये बंदा गुनाह करने वाला है। कर जो कुछ उनका जो था अपना किया, वो फिर चले गए। उनका रिपोर्ट उन्होंने फिर दिया, जो हमारे पास भी है। आपको ये क्या कहते हैं, जो उनको रिपोर्ट हमको दिया था, उन्होंने पेश किया था, वही 229 को मुख्यमंत्री जी को भी दिया और हमको भी उसका एक प्रति दिया। उसके बाद हिंदुस्तान समाचार पत्र के पेज नंबर 5 से प्रकाशित हुआ खबर, जिसमें लिखा था भ्रष्टाचार की सूचना मांगी तो फंसाया, 17/2/9 को। आप पेपर पढ़ सकते हैं, पेपर का कटिंग हमने लगाया हुआ है, आप पेपर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने जेल काटा 10 दिन, निरपराध लोगों ने मिलकर हमको झूठी मुकदमा में फंसा कर भेज दिया। आप लोग की क्या राय है? आप लोग ने क्या जाना? हमारे लिए क्या आदेश है? अगर हमने कहीं कोई गुनाह किया है लिखित में, या वैसे भी आप लोगों ने जो सुना है वो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमने एसपी साहब को बोला, या आप लोगों को भी बोलते हैं जिनको जानकारी नहीं है, आप पूरे पंचायत में घूम के पूछ लीजिए, किसी से भी, ब्राह्मण छोड़ के अन्य जात से भी पूछ लीजिए, क्या राजेश झा ने कभी किसी को गाली दिया है, ऐसा सुने हैं? कोई नहीं बोलेगा। ये सरासर फर्जी मुकदमा था। कुछ ब्राह्मणों का यही इच्छा था कि ये हमारे सामने आके झुके, बस एक ही मकसद था, ये झुके। लेकिन मेरा एक ही था कि नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। मानव जीवन पता नहीं फिर हमें कब प्राप्त होगी, लेकिन मैं अपने जीवन में अगर मैं गुनाह नहीं किया हूँ तो मैं झुकूंगा नहीं। आप लोग क्या राय देते हैं? मैं आप लोगों की राय का इंतज़ार करूंगा, और फिर इसके बाद में मानवाधिकार आयोग में हमने क्या क्या सब लिखा, वो बाद में हम आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। प्रभु की जय हो।